नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और आपको आज दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिखाई दिया। अंबाला बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने आ गए, जहां लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी पथराव किया। करनाल में पुलिस के साथ किसानों की झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस का सख्त पहरा है। रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर धारा 144 लागू है। किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में जाम की स्थिति बन गई है। लंबे जाम के कारण कई लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली यूपी सीमा पर मेट्रो के कुछ स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली आ रहे किसानों को गाजियाबाद बॉर्डर से आने से पहले पुलिस ने रोक लिया। उधर कृषि मंत्री ने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है और कांग्रेस पर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों के नाम पर राजनीति करना गलत है। किसानों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसान का हित नहीं होगा। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का यूपी के कुछ शहरों में खासा असर देखने को मिला। कानपुर में सरकारी बैंक, डाकखाने और रोडवेज वाहन यूनियनों के कर्मचारियों ने पूरी तरीके से हड़ताल रखी और काम ठप रखा। बड़े चौराहे स्थित इलाहाबाद बैंक मुख्यालय पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं का कहना था कि निजीकरण का विरोध कर रहे हैं वो। सरकार धीरे धीरे हर संस्था को निजीकरण की तरफ लेकर जा रही है। निजीकरण समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर वाराणसी में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की। इसका खासा असर दिखाई दिया। बैंक बंद होने से करोड़ों के चेक क्लियरेंस में फंस गए, जबकि करोड़ों का ट्रांजैक्शन भी प्रभावित हुआ। वाराणसी में राष्ट्रीय बैंकों के करीब 1500 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंकिंग उद्योग में जो हड़ताल का वाहन किया गया है, उसकी ये नीति हमारे बगल में तमाम हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, जिसके अनुसार आउटसोर्सिंग बंद हो, डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ाया जाए, एनपीए की वसूली की जाए, बैंकों में भर्ती की जाए, पब्लिक सेक्टर बैंक का निजीकरण न किया जाए। लव जिहाद पर योगी कैबिनेट की तरफ से पास किए अध्यादेश पर समाजवादी पार्टी सांसद एचटी हसन ने कहा कि सभी मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझें, किसी के बहकावे में न आएं। हसन ने कहा कि लव जिहाद पर बीजेपी साफ तौर पर केवल राजनीति कर रही है। इससे मुस्लिम युवकों को बुरी तरह टॉर्चर किया जा सकता है। देखिए, लव जिहाद ये इस वक्त तो जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। मेरी तो सलाह यही है, खासतौर से मुसलमान बच्चों से मेरी सलाह ये है कि अपनी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन की तरह समझें। आपको बता दें, बुधवार को योगी कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पारित किया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन पर 1 साल से 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सरकार ने इस कानून को लाने के पीछे तर्क दिया कि यूपी में पिछले कुछ वक्त में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। यूपी और देश में कोरोना वायरस संक्रमण हल्का पड़ता देख लॉकडाउन में लगी बंदिशें महीनों बाद धीरे धीरे खुलती गई, जिससे लगा कि कोरोना संक्रमण विदा हो रहा है। लेकिन अब इस महामारी की आहट दोबारा सुनाई देने लगी है। दिल्ली में हाहाकार मचा रहे कोरोना से उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। शादी और सामूहिक आयोजनों पर आंशिक पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया। शादी समारोहों में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल न होने के निर्देश दिए गए। पहले 200 लोगों को शादी में शामिल होने की इजाजत थी। लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि 100 लोगों में बैंड बाजा वाले शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह आदेश कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति शादी समारोह में अब अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको संबंधित अधिकारी को सूचना देना है कि हमारे यहाँ शादी कार्यक्रम है। साथ ही सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि शादी समारोह में 100 लोग मेहमान होंगे और इसके अलावा कैटर्स से लेकर जो स्टेज वाले हैं, इसके अलावा जो कर्मचारी हैं, डीजे वाले हैं, बैंड वाले हैं, वो 100 लोगों की संख्या से बाहर है। एटा में मां बेटी की ईंटों से कुचलकर हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। महिला के पति गंधर्व यादव पर ही अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी पति कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य का रहने वाला है, जो परिवार समेत एटा में ही किराए के मकान पर रहता था। पति पत्नी में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पति ने पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की थी। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्रीपुरम का है। मृतक महिला की उम्र 45 साल और बच्चे की उम्र 8 वर्ष
वर्ष थी। जिले में 12 घंटे में 3 हत्याएं हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस टीम ने आरोपी पति को गिरफ्तार करने के लिए जो कासगंज क्षेत्र का निवासी है, यहाँ पिछले 20 दिनों से मंडी में पल्लेदारी कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी की लगाई गई है। जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे और पुलिस की घटना से वास्तविक कारण की जांच करेंगे। बदायूं में एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गंभीर रूप से पत्नी झुलस गई और पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। महिला लगभग 95% जल चुकी है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया। करीब 12 साल पहले महिला की शादी हुई थी। सदर कोतवाली क्षेत्र के कबूलपुरा की ये वारदात है। झांसी में ब्लाइंड मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहाँ एक सुनसान इलाके में अज्ञात महिला की लाश मिली। खौफनाक बात यह है कि महिला का शव आधा जला हुआ था। कपटेरा इलाके के जंगल के पास सुबह एक चौकीदार ने महिला के शव को देखा और फौरन पुलिस को जानकारी दी। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम सुराग की तलाश में जुट गई। शव के पास से ही पुलिस को एक लोहे का बम्पर मिला, जिस पर खून लगा था। जांच से पता चला कि महिला के सिर पर वार किया गया था और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को आशंका है कि महिला की कहीं और हत्या की गई और पहचान छिपाने के लिए शव को आग के हवाले किया गया। हत्यारे शव को अधजला छोड़ फरार हो गए। पुलिस की टीम आसपास के इलाकों में ये पता लगाने में जुटी है कि क्या किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अवस्था को देखकर प्रतीत होता है कि वह उसको मारकर साक्ष्य मिटाने की नीयत से उसको जंगल में डालकर जला दिया गया है। प्रतापगढ़ में महिलाओं ने दबंगों को सबक सिखाया। जमीन के विवाद में दबंगों ने महिला से अभद्रता और मारपीट की, जिसके बाद मजबूरन महिलाओं ने भी आत्मरक्षा में लाठियां उठाई और दबंगों को जमकर पीटा। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए दबंगों को सबक सिखाया है। दोनों पक्ष से मारपीट की घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कंधई थाना के प्रेमधर पट्टी गाँव का ये मामला है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जाँच होगी। फिरोजाबाद में बीच सड़क जमकर हंगामा हुआ। शराब के नशे में युवक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। काफी देर तक बीच चौराहे पर शराबी युवकों का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि थाना दक्षिण के कंपनी बाग चौराहे का पूरा मामला है ये। युवकों के 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो थोड़ी ही देर में मारपीट में तब्दील हो गई। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आई। राहगीरों ने भी सड़क पर मारपीट करने वाले अराजक नशेड़ियों को रोकने की कोशिश नहीं की। वायरल वीडियो पर अब पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच करके बीच सड़क मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में एक महिला को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला को मारने वाले उसके सास और ससुर बताए जा रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के पटनी जंगल का वीडियो वायरल है, जहां पानी भरने को लेकर सास और बहू में कहासुनी हुई। ससुर ने बहू के बाल पकड़कर खींचा और सास ने उसे डंडों से पीट दिया। मारपीट के दौरान ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, लेकिन वो तमाशबीन बने रहे। किसी ने मार खा रही महिला को बचाने का प्रयास नहीं किया। ये वीडियो कल सुबह का बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना सिद्धार्थनगर की पुलिस द्वारा ग्राम पटनी जंगल की पीड़िता से तहरीर ले करके उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत करके नियमानुसार आर्थिक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। उसके कब्जे से मोटरसाइकिल और अवैध हथियार मिले हैं। गिरफ्तार बदमाश का एक साथी मौके से भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी शिवम 10,000 का इनामी था और उस पर करीब 15 मुकदमे दर्ज थे। सेक्टर 24 की चेकिंग में एक बाइक सवार 2 व्यक्तियों को चेज किया गया था। ये बेसिकली पल्सर बाइक पे थे और ये दोनों संदिग्ध दिखाई दे रहे थे। तो हमारी जो चेकिंग टीम थी, इन लोगों ने फ्लैश करके चारों तरफ से घेराबंदी कराई। जो सेक्टर 31 और 25 का सर्विस रोड है, वहाँ पे इन लोगों ने चारों तरफ से चूँकि घिर गए थे, तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई हुई है। उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और बाकी जो था वो एक फरार हो गया, उसकी कॉम्बिंग हो रही है।
बच्चों के पॉर्न वीडियो बनाकर देश और विदेश में बेचने के आरोपी सिंचाई विभाग के जेई राम भवन को आज सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया। पूछताछ के लिए चित्रकूट लेकर पहुंची ये टीम। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते एम्बुलेंस से आरोपी जेई को चित्रकूट ले जाया गया। 30 नवंबर की शाम फिर सीबीआई आरोपी जेई को न्यायिक हिरासत में वापस देगी। माना जा रहा है कि सीबीआई राम भवन से पूछताछ करेगी कि उसके साथ इस गंदे धंधे में कौन कौन शामिल था। इस अवैध कारोबार में कई और चेहरे सामने आ सकते हैं। सीबीआई को कस्टडी रिमांड स्वीकृत कर दिया गया है और 26 तारीख की सुबह 10 बजे से 30 तारीख की शाम 4 बजे तक अभियुक्त राम भवन सीबीआई की हिरासत में रहेगा। आपको बता दें कि पूरा मामला चित्रकूट जिले का है, जहां सिंचाई विभाग के जेई राम भवन पर आरोप लगा कि उसने 50 से ज्यादा बच्चों के साथ यौन शोषण किया और उन बच्चों के पॉर्न वीडियो बनाए, जिसे देश विदेश में बेचा। शिकायत के बाद सीबीआई लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने गांधी परिवार के नजदीकी विक्रम कॉल की अध्यक्षता वाले कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की जमीन में कथित फर्जीवाड़े के मामले में आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी को भी पत्र लिखा था। अदिति सिंह की मांग पर अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और कमला नेहरू ट्रस्ट के फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दे दिए हैं। विधायक अदिति सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस मामले की जांच की जाएगी। अदिति ने ट्वीट पर गांधी परिवार पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग पीएम केयर फंड पर सवाल उठा रहे हैं वो इस मामले पर चुप हैं। कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की विवादित जमीन पर 50 साल से दुकानदार काबिज हैं और ये दुकानदार आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। दुकानदारों का दावा है कि कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी जिले में कहीं भी किसी भी शिक्षण कार्यों में शामिल नहीं हुई। समिति के सदस्य केवल कागजों पर ही ये दावा करते रहे हैं। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने आज गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। सुबह 7 बजे मंदिर पहुंचे तो मंदिर प्रबंधन ने उनका स्वागत किया। फ्रांस के राजदूत के साथ गोरखपुर के जिलाधिकारी भी मौजूद थे। भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन के बाद वे गौशाला गए। इस दौरान उन्होंने नाथ पंथ के इतिहास को भी जाना। फ्रांस के राजदूत ने आज गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, साथ ही वो गौशाला में भी गए और वहाँ पे जिस तरीके से गायों का पालन पोषण होता है इसको उन्होंने जाना। अपने गोरखपुर दौरे में फ्रांस के राजदूत ने निवेश की संभावनाओं को भी तलाशा। उन्होंने शहर के कई इलाकों का जायजा लिया। दरअसल फ्रांस गोरखपुर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश का इच्छुक है। राजदूत ने डीएम से रामगढ़ताल के पानी को शुद्ध करने की टेक्नोलॉजी पर चर्चा की। यहाँ निवेश के बारे में भी पूछ रहे थे, निवेश किस किस सेक्टर में करना उचित रहेगा और कैसे ट्रेंड के बारे में पूछ रहे थे, कैसे चल रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर हाथी पर चढ़कर योग करते नजर आए। तस्वीरें वृंदावन के रमणरेती स्थित गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम की है, जहां बाबा रामदेव हाथी पर अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी करते दिखे। बाबा रामदेव कुछ दिन पहले भी आश्रम में आए थे और हाथी पर बैठकर योग कर रहे थे। तभी संतुलन बिगड़ने पर नीचे गिर गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। आज जब बाबा रामदेव फिर से शरणानंद महाराज के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने उसी हाथी पर बैठकर योगासन किया, लेकिन इस बार बाबा का हठ योग काम आया और हाथी पर बैठकर सारे योगासन और प्राणायाम करने में वे कामयाब रहे। बाबा रामदेव यहाँ शरणानंद महाराज के आश्रम में चल रही मुरारी बापू की कथा में शामिल होने आए थे। बरेली पुलिस अब सूदखोरों से सख्ती से निपटेगी। इसके लिए डीआईजी बरेली के निर्देश पर मंडल के 4 जिलों में ऑपरेशन मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई। दरअसल बरेली में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां सूदखोरों से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जिसके बाद डीआईजी बरेली रेंज ने पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया कि अपने अपने जिलों में एक एडिशनल एसपी और सीओ को नोडल अधिकारी बनाकर सूदखोरों पर कार्रवाई करें। जो भी लोग जो इनसे परेशान हैं वो अपनी शिकायत एक व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं और उन शिकायत का निवारण किया जाएगा। और उसमें ऐसे जो लोग हैं जो डरा धमकाकर जबरन वसूली करते हैं और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरेली पुलिस ने सूदखोरों की शिकायत के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर कोई भी पीड़ित किसी भी वक्त शिकायत कर सकता है। बरेली में इस अभियान के लिए एसएसपी ने अंडर ट्रेनिंग सीओ हेमंत कुमार को नोडल अधिकारी बनाया, जिसके बाद सीओ ने शहर के सभी लाइसेंसी सूदखोरों के कागजात चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
मेरठ में थाना परतापुर पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये चोर शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इनके पास से भारी मात्रा में चोरी का बिजली का तार, कटर, चोरी करने का सामान और तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि फरवरी महीने में क्षेत्र में तार लगाने का काम चल रहा था। उस साइट से गिरोह के सरगना इकबाल ने 6 ड्रम एल्यूमीनियम के तार चोरी किए। उन्हें अलग अलग जगहों पर कबाड़ियों को बेचा गया। इस मामले का खुलासा करने के लिए सर्विलांस और परतापुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। आरिफ वसीम नाम के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 300 मीटर काली रबड़ की बिजली की एबीसी केबल और लगभग 70 मीटर बिना रबड़ का बिजली का तार व 1,19,500 रुपये नगद और एक महिंद्रा गाड़ी, जिस गाड़ी को उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया था तार को, वो भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी सगे भाई हैं। इनके गिरोह का सरगना इकबाल अभी फरार है। अमरोहा पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण किए गए एक फैक्ट्री कर्मचारी को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से बरामद कर लिया। पुलिस ने महज 12 घंटे में ही इस केस को सुलझा दिया। एक महिला समेत 5 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपहरणकर्ताओं के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई एक ऑल्टो कार, 2 मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। कोतवाली पुलिस ने राहुल के पिता के पास आई फोन कॉल के आधार पर नंबर को ट्रेस किया और किडनैपर्स को पकड़ लिया। उनके कब्जे से अगवा किए गए फैक्ट्री कर्मी राहुल को बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इन अपहरणकर्ताओं में एक महिला भी शामिल है। उनके मुताबिक अपहरण करने का मकसद फिरौती मांगना था। 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। और थानाध्यक्ष हिरौली तथा क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में उसकी सकुशल बरामदगी कराई गई। इस तरह से ये कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। अपहरण के पीछे धन की मांग कर रहे थे और यह भी पता चला कि कुछ तंत्र मंत्र का काम भी कर रहे थे। फिरोजाबाद जिले के नारखी इलाके में ओवरटेक करते समय ऑटो के ऊपर ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक पुरुष, 2 महिला और एक बच्चा शामिल है। ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल और मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में बारात से वापस लौट रही तेज रफ्तार कार अचानक से पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार युवक उसी के मलबे में दब गए। हादसे के बाद चालक किसी तरह से भाग निकला। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी और सीएम योगी ने अलग अलग समारोहों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में उन सभी सम्मानित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने संविधान को बनाने में योगदान दिया। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान में हर नागरिक को दिए गए अधिकार तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब समाज अपने मूल्य कर्तव्यों के प्रति सचेत होकर उनका निर्वहन करे। आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को और आत्मार्पित करते हैं। के साथ खबर 1 मिनट में अभी के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं।